हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो इंसर्जेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एक पुरानी तारीख़ है, लेकिन लास्ट 1 साल से अगर हम 1 साल का एनालिसिस करें तो ये हमले और इस तरह की चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है और पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान, अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं कि इस 1 साल में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को, जिसमें पुलिस है, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस के लोग शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के जवान और ऑफ़िसर शामिल हैं, उनकी जानें गई हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी बार-बार ये मुतालबा करता है, और साथ में ये भी कहता है कि कौन, यूनाइटेड नेशन में भी कहा गया कि ये इतना स्टेट ऑफ़ द आर्ट वेपन टीटीपी को कौन देता है? जो जदून साहब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी बात की। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब अमेरिका के दौरे पे थे तो उन्होंने वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से भी रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात की है। क्या हो सकता है? ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का एक ताज़ा बयान भी आया हुआ है और हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनको दावत भी मिली है काबुल के दौरे की। कब वो दौरा करते हैं और उसके समरात कब तक पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के इदारों तक पहुँचते हैं। इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अफ़गान उमूर के एक्सपर्ट भी हैं और पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी की सूरत-ए-हाल है, इसको बड़ा करीब से देखा हुआ है, इस पे लिखते भी हैं, इस पे बोलते भी हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक खटक साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, एक तो स्टार्ट इससे लेंगे कि अगर हम डीआई खान हमले की बात करें, मियांवाली अटैक की, पंजगूर की, अगर लास्ट 1 साल को हम देख लें, तो बहुत बड़े हमले हुए जिसमें अभी डीआई खान वाले हमले में 23 जवानों की जो जानें हैं वो गई हैं। तो क्या चीज़ आपको मतलब नज़र आती है ऐसी कि इस वक़्त जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, हमारी इंटेलिजेंस या हमारी फोर्सेस, क्योंकि वो जंग तो लड़ रही है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, लेकिन फिर भी वो लोग क्या ज्यादा तेज हैं, ज्यादा स्ट्रांग है, या क्या वजह है? फ़खर, इंटरेस्टिंगली एक चीज़ पिछले दिनों एक और जगह पे भी यही डिस्कशन हमारी चली। अ, जिस तरह आपको याद हो, जब अफ़गान तालिबान हुकूमत में आए थे तो उनको 2.0 का एक नया टर्म दिया गया था। बिल्कुल सर। मेरी तरह के बहुत से लोग, मैं भी उसी व्यू का था कि ये वो तालिबान नहीं है जो पहले तालिबान थे। ये डिप्लोमेटिकली मूव करते हैं, ये एजुकेटेड हैं, इन्होंने ग्लोबल एंगेजमेंट्स की हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और बिल्कुल। बाहर की दुनिया में फिरे हैं। तो ये हो सकता है उस तरह रिस्पॉन्ड ना करें जिस तरह के 2001 वाले तालिबान थे। जी। लेकिन मेरा ख़्याल है हम सब गलत हुए। कुछ चीज़ें वो वापस उसी जगह पर लाकर उन्होंने खड़ी कर दी हैं जहाँ से शुरू किया था। अ, बिल्कुल। इस सूरत में जब जब हम टीटीपी को देखते हैं, टीटीपी भी ट्रांसफ़ॉर्म कर गई है। कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर गई है? ट्रांसफ़ॉर्म इस तरह कर गई है कि टीटीपी पहले तालिबान के साथ मिल के अमेरिकन के ख़िलाफ़ लड़ती रही है। उससे पहले ये हमारे साथ लड़ते थे। हमारे साथ 2004-5 में ये मसले शुरू हो गए थे ना, और उस वक़्त ये बिल्कुल। यहीं के पैदावार थी, यहीं की इनकी ट्रेनिंग थी, यहीं पर पार्टली ट्रेन्ड, पार्टली इक्विप्ड दोनों चीज़ें थी। आज का जो टीटीपी का काडर है, उसने तकरीबन 15 एक साल की जंग लड़ी है। अगर 15 नहीं तो कम से कम 10 साल तो मैं काउंट करता ही करता हूँ। अफ़गान तालिबान के साथ लड़ी है मिल के, अमरीकनों के ख़िलाफ़ लड़ी है या अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ी है। बिकॉज़ अभी वो अफ़गान तालिबान का ना रिस्पॉन्ड करना इस चीज़ का इंडिकेटर है कि वो इकट्ठे लड़ते रहे हैं, और अभी इसके ऊपर आदमी दूसरी कोई राय नहीं दे सकता। ओके। तो वो ट्रेन हो गया है, ऑन जॉब ट्रेन हुआ है, अफ़गानिस्तान में ट्रेन हुआ है। जी। तो वो उस तालिब से ज़्यादा जो पुराना टीटीपी का फाइटर था, टीटीपी का अभी वो सीजन फाइटर हो गया है। जी। एक
दूसरी चीज उसके पास आई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, वेपन, बिल्कुल। चाहे वो M16 है, M4 है, या जो भी इसके साथ के नाइट आगे विजन पीछे है, वेपन्स हैं, बिल्कुल। जो भी वो जी, इक्विपमेंट में आ जाता है, ये वेपन में आ जाता है, बिल्कुल हर सर, किस्म बिल्कुल, का उनका। बिल्कुल, मेरा ख्याल है शायद वो इंटरनेट का यूज भी बहुत अच्छा करता होगा, बिल्कुल, GPS बिल्कुल। का इस्तेमाल करता होगा, नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करता होगा, लोकेशन ट्रैकर्स इस्तेमाल करता होगा, ये सारी चीजें, और गूगल अर्थ थर्मल गन्स इस्तेमाल करता वगैरह। होगा। हाँ, थर्मल गन जब वो इस्तेमाल करता होगा, तो वो तो आज का टीटीपी का फाइटर और आज का टीटीपी का कमांडर आज से 10 साल पहले के टीटीपी कमांडर और टीटीपी फाइटर से मुख्तलिफ है, इक्विप्ड है, ट्रेंड है और बेहतर है। और अभी उसको एक चीज और जो 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 एडेड एडवांटेज मिली है, वो शायद ये मिली है कि हमने जब जंग खत्म की ज़रब अज़ब के बाद, तो हम उसके बाद थोड़े से रिलैक्स हो गए। हमने कंसोलिडेट नहीं किया गेन को, हमने फोर्स ही नहीं किया कि तालिबान के आने के बाद 2020 में हमें ये सोचना शुरू कर देना चाहिए था कि टीटीपी और अफगान तालिबान क्या ये आपस में कोलैबोरेट करेंगे, क्या कोऑपरेट करेंगे, क्या अफगान तालिब हमारी कॉल्स पे रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब हमारी ये फॉल्ट लाइन है जिसको हम नहीं रीड कर सके, असेस नहीं कर सके। हमें असेस करना चाहिए था कि ये रिस्पॉन्स किस तरह का आएगा। इन एनवायरनमेंट में फौज में जो देखें 10 साल पहले का जो हमारा फाइटर था वो अभी सीनियर लॉट में चला गया है, और यंगस्टर इस वक्त लड़ रहा है नया। 10 साल सर्विस से कम वाले जो हैं वो आगे होंगे, जो इस वक्त 10 साल सर्विस वाले थे उनकी 20-20, 22-22, 25-25 साल सर्विस हो गई होगी, वो सीनियर पोजीशन पे होंगे। हो सकता है अच्छी खासी लॉट उनकी इस वक्त उस फाइटिंग मैकेनिज्म में ना हो जो कि इस वक्त अफगान बॉर्डर के करीब या जो हमारे अर्स्टवाइल फाटा एरिया में जहाँ पर लड़ाई इस वक्त ज़्यादा चल रही है, जहाँ पर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन मेरी दिमाग में आती है कि शायद ये एक बड़ी वजह है। बाकी इसके अलावा कोई और बड़ी वजह नज़र नहीं आती कि हम कहें कि जी कोई बहुत बड़ी एक्सटर्नल फोर्सेस ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उसके खदोखाल मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे। मे भी कुछ अरसे बाद कुछ चीज़ें और क्लैरिटी आनी शुरू हो, जिसको हम जियो पॉलिटिक्स में एंगेज कर सकें फिर, कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या तालिबान की जो 2 साल के बाद कि उनका रिस्पांस नहीं आ रहा ग्लोब को। अभी रिसेंटली जो रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर दुशांबे में हुई कॉन्फ्रेंस, और फिर ये सारी चीज़ें क्या तालिबान को प्रेशराइज करने के बावजूद उनका रिस्पांस नहीं आ रहा। तालिबान को 2 साल गुजरने के बाद भी उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। तो क्या आने वाले साल में तालिबान के साथ किस तरह ये ग्लोब रिस्पॉन्ड करेगा? ये जो अभी देखें ना, 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। ईरानियन ने मुहाजिरीन को वापस किया है, तकरीबन 4 लाख के करीब ईरान से वापस आए हैं। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को सीरियस नोट पे वापस करना भिजवा दिया है। अब ये इनका इंटरनल प्रेशर पड़ेगा अफगान हुकूमत के ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर, इकोनॉमिक भी पड़ेगा और कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों में तालिबान आइसोलेट हुए हैं। इंगेजमेंट उनकी है, ठीक है, उनके ऊपर अमेरिकन कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि ये उन्हीं की चीज़ें हैं। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में क्या करता है अमेरिका आने वाले दिनों में, रूस चाइना क्या करता है, पाकिस्तान ईरान सेंट्रल एशिया किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं तालिबान को। अगर तालिबान का ये थ्रेट जिसको हम कह रहे हैं कि अफगान तालिबान अपने सॉइल को इस्तेमाल होने दे रहे हैं इस वक्त, और किसी जगह पे नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान का सॉइल। और ये जो 40 लोगों की अरेस्ट की उन्होंने हमें आज इतला दी है, खबर आई है, वो भी इंडिकेट करती है कि
इंडिकेशन तो पहले से भी थी, मैं पहले भी कहता था कि बिल्कुल। तालिबान उधर है, जी। एक्सेप्ट करना ना करना एक डिफरेंट इशू है, एक अलग बात अफगान है। तालिबान का सपोर्ट करना ना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल ठीक। आज ये चीज़ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिकग्नाइज कर लेगी कि हाँ, अफगान तालिबान की प्रेजेंस वहाँ पर, सॉरी, टीटीपी की प्रेजेंस वहाँ पर है। ठीक है। अच्छा सर, एक तो मतलब जिस दिन हमला किया गया डीआई खान में, और ठीक है, एक स्कूल के अंदर पोस्टिंग थी, पाकिस्तान आर्मी के लोग थे वहाँ पर, उसके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन सर, हमेशा मैं आपसे वैसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि सर, इस पे इंटेलिजेंस क्यों हमारी नाकाम हो रही है बार-बार? मसला ये नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ें बिल्कुल होती है, कोई जिस तरह पोलियो के वर्कर्स को ये टारगेट किया करते थे, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, या उनके साथ ड्यूटी पे पुलिस का कोई जवान होता था, उनको ये टारगेट करते थे, वो समझ में आता था। सम टाइम ये एम्बुश कर जाते थे कॉनवॉयज को, वो भी ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सर, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है, फिर उनको इस तरह निशाना बनाना, अ, मतलब ये क्यों हमें खबर नहीं हमारे इदारों को हो रही होती? चलिए, चोटों की मैं बात मतलब मैं मान लेता हूँ, लेकिन बड़े स्केल पे जब इतना गाड़ी बारूद भर के लेके आया जाता है 300 या 400 केजी का, और उसकी हमारी मतलब खबर नहीं होती। और डीए खान ठीक है, मतलब कोई मेन पेशावर के पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेन बड़ा शहर है खैबर पख्तूनख्वा का। फखर इस बात पे ये कह देना कि इंटेलिजेंस फेलियर है, मेरे में मतलब आई शुड एक्सेप्ट इट, सिंपल। अगर आपको जी। फोरवॉर्न नहीं किया गया, ये भी एक सवाल है कि अगर फोरवॉर्न नहीं किया गया, इससे जी। पहले मुझे याद है एक जगह पर मैं इसी कम्युनिटी में कहीं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा सर, हमने इनको फोरवॉर्न किया था। अब अगर फोरवॉर्न किया था, उसके बावजूद वो आ गए, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का फुकदान रहा, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। इस सूरत में मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि जो डी खान वाला ये जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 25 सोल्जर्स के करीब की डेथ बिल्कुल, इज़ नॉट अ बिल्कुल। नॉर्मल, बिल्कुल, बिल्कुल सही हाईली कह रहे हैं, इट्स बिल्कुल सही कह रहे हाईली अनरीजनेबल काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, बहुत सीरियस इसको हम कह सकते हैं नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान को मैं जब ट्रैक करता हूँ, तो लगता है कि ये शायद इकट्ठा इतना बड़ा नुकसान अर्ली डेज में कहीं अगर हुआ हो, सलाला वगैरह के करीब या कुछ और जगहों पर, अदरवाइज मुझे इकट्ठे 25 सोल्जर की डेथ और उसी के साथ कोई 30-31 के करीब की बिल्कुल सही, इंजरीज बिल्कुल। इज अ वेरी बिग नंबर। पिंडी में हुआ था जो आपका मस्जिद के ऊपर, जी, जो बिल्कुल। जी, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। परेड लेन में जो रेड मस्जिद लाइन थी, मस्जिद उसमें में, अच्छे बिल्कुल खासे, सही। अच्छा वो बड़ा फिगर था, एपीएस का बहुत बड़ा फिगर था, और पेशावर पुलिस लाइन का जो हुआ था। पेशावर पुलिस लाइन का जो हुआ था उसमें, लेकिन मिलिट्री की फिगर को मैं बिल्कुल ठीक, देखूंगा ना कि बिल्कुल ठीक। ठीक है, पुलिस की बहुत बड़ी फिगर पिछले साल या साल 1.5 साल पहले की बात है, पेशावर का जो पुलिस लाइन वाला हुआ था, वही जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। वो भी जी, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, लेकिन ये या मिलिट्री है इस बार। बिल्कुल, सिक्योरिटी एग्ज़ैक्टली, फोर्सेस से यू भी आर एक राइट। स्टेप ऊपर मैं बिल्कुल इसको सही, लेके जाता हूँ। बिल्कुल। तो फेलियर है इसको, और उन लोगों को जवाब देना चाहिए और उनको देना पड़ेगा किसी स्टेज पे कि आखिर क्यों हम अर्ली वार्न नहीं हो पा रहे, क्या हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी में कोई कमी आई है, या हम लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। हुँ, कोई ना कोई चीज़ तो है फॉल्ट, एग्ज़ैक्टली। अर्ली वार्निंग ना आने का, हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी हुँ, नेग्लिजेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हम ये नहीं कह सकते, इसको जस्टिफाई मैं किसी सूरत में भी नहीं कर सकता कि जी नहीं, इंटेलिजेंस एब्सोल्युटली बड़ी राइट। अच्छी है, इंटेलिजेंस अच्छी है तो किधर थी। एग्ज़ैक्टली, हाँ, बिल्कुल। वहां पर लड़ाई के दौरान ये टैक्टिस कोई नई नहीं है, पहली बार इस किस्म की टैक्टिस इन्होंने ट्राई की थी खोस्त में, जी, अमेरिकन बेस के ऊपर गए थे, एग्ज़ैक्टली, आपको सीआईए के याद हो। ऑफ़िस को बिल्कुल उड़ाया था, या हाँ, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली सीआईए का या बिल्कुल, स्टेशन था, उसको उन्होंने बेस अटैक स्टेशन किया था था। उनका, पहले वो बिल्कुल, जाकर एंट्री बिल्कुल। देते हैं, एंट्री के बाद एंगेज करते हैं, उसके बाद गाड़ी आती है, वो गेट को तबाह करती है, दूसरी आती है, वो एंटर होती है, वो अंदर जाकर। या तो ये टैक्टिस कोई पुरानी टैक्टिस है, नई बात नहीं है, इसलिए इस पर सरप्राइज होना, मैं इस पर ऊपर सरप्राइज नहीं हूँ, तो नॉर्मल, उनका काम यही है, वो या करते इसी तरीके से हैं। हाँ, हम किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
इस एक्टिविटी या को, वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैंने इस किस्म की उनकी जो टैक्टिक्स है उसको किस तरीके से हैंडल किया, काउंटर किस बिल्कुल तरीके सही। से हम कर रहे हैं, क्या रोड ब्लॉक उस किस्म का लग रहा है, क्या मल्टीपल एंट्री सिस्टम लग रहा है। लेकिन चूंकि हम कमज़ोर हैं, वीकनेस है किस तरह कि अगर आपने वहाँ पर मिलिट्री को स्टेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा आपसे बिल्कुल, फ़ख्र कहता होता हूँ, हमारे पास एग्ज़ैक्टली, हाफ इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास टोटल एग्ज़ैक्टली, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एब्सोल्यूटली हम राइट, टेलीविज़न के ऊपर, अखबार के ऊपर, कोई दोस्तों यारों से कुछ एग्ज़ैक्टली, जानने वाले, कुछ अपनी बिल्कुल, असेसमेंट, इन ठीक, सारी बिल्कुल चीज़ों सही, को इकट्ठा करके एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अब एग्ज़ैक्टली, डीए खान में जहाँ पर ये लोग थे, वो किस किस्म का कंपाउंड था? जी, अगर वो स्कूल था, तो स्कूल का एक ही बाउंड्री वॉल होगी, बिल्कुल, दूसरी बाउंड्री वॉल तो होती नहीं है। वो बाउंड्री वॉल में क्या कोई रोड ब्रेकर लगा था, कोई स्पीड ब्रेकर लगा था, कोई रैंप, इलेक्ट्रिफाइड रैंप था, कोई हुँ, प्रेशराइज्ड रैंप था, क्या चीज़ थी वहाँ पर लगी हुई कि वहाँ की ट्रैफिक को अंदर आने से रोका जाए, जिस तरह आपकी मैरियट में लगी होती है, जिस तरह आपकी या बड़ी जगहों के ऊपर लगी होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं, अंदर बिल्कुल अगर सही, अगर होता तो वो गाड़ी जो कि एक्सप्लोसिव लैडन थी, वो अंदर किस तरह पहुँच गई। तो बिल्कुल किस तरह पहुँचे, फेलियर तो है, फेलियर तो हुआ है। इसमें हमें इसका स्टॉक लेना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप के राइट। लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक और चीज़ हमारे अभी के आर्मी चीफ अमेरिका गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बातें की। तो क्या अमेरिका या सऊदी अरेबिया या कोई और कंट्री कतर क्योंकि था अफ़गानिस्तान के इश्यू पे अमेरिका के साथ और पाकिस्तान ने भी साथ दिया था। तो कौन ऐसा है कि काबुल को वो इस बात पे एग्री करे कि भाई बहुत हो गया, आप अपने घर को सँभालें, हमें अपने घर को सँभालने दें। ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही बल्कि मज़ीद दूरियाँ बढ़ रही हैं। अशरफ गनी साहब की हुकूमत में हम समझते थे कि यार पता नहीं वो इस वक़्त बड़ा मतलब बुरा हाल है ताल्लुकात का। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि अशरफ गनी साहब वाली हुकूमत में फिर हालात अच्छे थे, अब तो बहुत ही बुरे हालात हैं। फ़ख्र, अगर हम कहते हैं कि कोई ग्लोबल प्रेशर उनको उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग को चेंज करने की लिए कोई रिजल्ट देगा, तो आई डोंट थिंक सो। अभी तक किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिस तरह पहले राइट, मैंने कहा। दूसरा, आपने दो नाम लिए, अमेरिका और सऊदी अरब का। अमेरिकन फंडिंग तो हो रही है, उसमें तो डाउट नहीं है। जी। डायरेक्ट तालिबान को नहीं हो रही, थ्रू एनजीओज हो रही है। सऊदीज़ के साथ उनकी इंगेजमेंट कितनी अच्छी है, ये एक सवालिया निशान है। कतर हुँ, गए थे अभी ये लोग रिसेंटली, तालिबान का डेलीगेशन गया था, अमेरिकन आए थे, उनसे कोई डिस्कशन हो रही है। जी, प्रोबेबली इश्यूज यही सारे होंगे जो मैं और आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही है, वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है, जी, अफगान सॉइल यूज्ड फॉर टेररिज्म की बात हो रही है। इसके जी, अलावा चौथा इशू है ही कोई नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आता कोई जिसके ऊपर वहाँ बात हुई होगी उनकी। अब ताल्लुकात में सरदमेरी है, हमारे और उनके ताल्लुकात में, और सरदमेरी की एक ही बड़ी वजह है, अफ़गान तालिबान, सॉरी टीटीपी, नॉट अफ़गान जी। तालिबान, जी, टीटीपी बिल्कुल। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और दूसरा जो अभी रीसेंट डेंट बहुत बड़ा आया है, वो है अफ़गान रिफ्यूजीज़ का वापस अ, भेजने का फ़ैसला। हुँ, फ़ैसले में कोई शक नहीं है मुझे, फ़ैसला ठीक है, 100% ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें मोस्टली लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। फैसला ठीक है, टाइमिंग इसका मैं और मेथोडोलॉजी को सही, मैं क्वेश्चन करता होता सही। हूँ। मैं फैसले को नहीं चैलेंज कर रहा, फैसले को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए कि मैंने हमेशा मुख्तलिफ जगहों पे कहा, आप डिसाइड करें ना, कब तक आप इसी चीज़ पे बैठे रहेंगे कि जी उधर अमन नहीं है और हमारे पास। एक ज़माना था जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से बेहतर सिक्योरिटी के हालात हुआ करते बिल्कुल, थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनको हमेशा से इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कहता हूँ, इनको कभी भी सिक्योरिटी या वॉर माइग्रेंट मैंने नहीं कहा। हुँ, रीसेंट टाइम्स सही, में, सही। हाँ, जब आए थे उस वक़्त ये वॉर माइग्रेंट थे। अभी ये वॉर माइग्रेंट नहीं है, अभी ये इकोनॉमिक माइग्रेंट है। यहाँ से ये काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों को तालीम दिलाते हैं, इलाज कराते हैं, घर रखे हुए बिल्कुल, हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हुई बिल्कुल। हैं।
सब कुछ करते हैं और उधर जाते हैं और वहाँ पर ये अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ये जो फैसला हुआ है इसने भी थोड़ा सा मजीद सर्द मेहरी को वो क्या कहते हैं हवा दी है या सर्द मेहरी बढ़ी है। बढ़ा है। फिर फिर देखें पॉलिटिकल या जिसको हम इंस्टेबिलिटी में हमेशा से कहता होता हूँ, आपसे बात करते हुए ये कई बात मैंने कहा कि हम पॉलिटिकली पिछले अभी तो 4-5 साल हो गए मेरा ख्याल है हम अनस्टेबल ही चल रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल जाए ठीक तो है। भी खैर वो पार्टली स्टेबल थे, अभी जी हाईली अनस्टेबल है, पॉलिटिकली हाईली अनस्टेबल है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिसीजन मेकिंग में आपको नुकसान पहुंचाती है। जी फैसला नहीं कर पाते, ना सियासतदान कर पाते हैं, ना ब्यूरोक्रेट्स कर पाते हैं। फॉरेन ऑफिस की एंगेजमेंट है ना, फॉरेन ऑफिस ने अफगानिस्तान बिल्कुल काउंटर पार्ट्स को एंगेज करना है, उनको समझाना है, समझाना नहीं उनके साथ बात करनी है, दोनों के इश्यूज को समझना है और फिर फैसले करने हैं। तो जब आपकी हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, 2 दिन एक बैठा है, 2 दिन बाद दूसरा आता है, फिर कोई और आता है, फिर बयानात, इमेच्योर स्टेटमेंट्स, इमेच्योर स्टेटमेंट्स बहुत डैमेज करती होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो किसी की भी हो। लोग इमरान की उस स्टेटमेंट को भी आज कहते हैं वो इमेच्योर थी, एब्सोल्युटली नॉट वाली, एग्जैक्टली बिकॉज डिप्लोमेसी और लेकिन वही है, डिप्लोमेसी और सियासत में फर्क है। बिल्कुल सियासत भी बहुत बड़ा डिप्लोमेट होता है, एग्जैक्टली लेकिन सियासत में दोगलापन बहुत होता है। डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं बट लेकिन सर जज्बात और मेरे ख्याल अगर हम बात करें तो जज्बाती आवाजें भी बहुत हमें आया करती थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। सियासत में जज्बात होते हैं, वो प्ले अप करते हैं। डिप्लोमेसी में आपको जज्बात से निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। बिल्कुल सही। तो एग्जैक्टली हम, मेरा ख्याल है तालिबान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकेंगे सिवाय इसके कि हम ये जो हमने अफगान महाजरीन वाला स्टेप लिया, ये प्रेशर टैक्टिक्स है ना, ठीक, ये रिएक्शनरी नी जर्क डिसीजन था। मैं कहता हूँ इसको नी जर्क रिएक्शन इसलिए कि क्या हमने आज से 6 महीने पहले ये सोचा था कि हम अफगान महाजरीन को वापस भेज रहे हैं, और अगर सोचा था तो क्या हमने अफगान हुकूमत के साथ, UNHCR के साथ, ग्लोबल माइग्रेंट्स IOM वगैरह के साथ मिलके कोई लाए अमल बनाने की कोशिश की थी? नो। और अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी, अगर ये हमारे प्लान का हिस्सा था? और फिर जब वाकयात वन आफ्टर दी अदर होते हैं तो फिर अचानक हम इस किस्म का फैसला कर देते हैं। बॉर्डर के ऊपर इंतजामात, इक़दामात करना नी जर्क रिएक्शन में इज एब्सोल्युटली ओके, फाइन। बट 40 साल मुहाजिरीन को रखना और विद इन डेज डिसाइड करना और फिर ग्लोबली लोगों को बताना और लोगों को निकालना, और ये दोनों में फर्क है। सही। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज छोटी सी आखिर में आपसे पूछनी है कि हम कहते हैं कि ये उनका रिएक्शन है और बिल्कुल स्टेटमेंट्स आई हैं उनके, सब लोगों की, मुल्ला याकूब साहब की, मुल्ला हिबतुल्लाह साहब की, सबके बयानात आए इन लोगों के भेजने के हवाले से कि तरीका ये वो, खैर उन्होंने बातें की। सर अभी आपने बताया कि ईरान ने मतलब आपके ये वाली अभी भी हुआ होगा, लेकिन इससे पहले भी ईरान ने बहुत दफा, बहुत एक जिसे कहते हैं कि इनह्यूमन तरीके से वो निकाला है, मारा पीटा है, यानी सब कुछ किया है, दरिया में फेंकने तक। लेकिन सिर्फ वहां पे ये लोग क्यों नहीं कहते? पाकिस्तान में आते भी हैं हमारे और आपके भी जान पहचान वाले यार दोस्त भी बहुत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं है, सब हम लोगों की दोस्तियां रहती हैं उन लोगों से, क्लास में हमारे साथ पढ़ते रहते थे, हॉस्टल में रहते थे साथ, अब भी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं हमारी। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर, लेकिन जो लोग हैं बहुत सारे वो गालियां भी बहुत देते हैं। मेरा जब पहली दफा काबुल जाने का वो इत्तेफाक हुआ तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया तुर्कम से, यकीन करें मुझसे पहले 1-2 लोग जा रहे थे और शायद किसी मदरसे में पढ़ रहे थे, तो वो पश्तो में एक दूसरे के कहते शुक्र दे मनहूस मल्क न रहुआ तू। यकीन करें मैं बड़ा हैरान हुआ ना कि मतलब मेरे से भी आगे जा रहा हूं, जस्ट इन्होंने यहां से एग्जिट किया और वहां पे बस अभी कदम मेरे ख्याल रखा हुआ,
جسے کہتے ہیں 10 قدم آگے گئے. تو کیوں سر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ باقی کنٹریز کو نہ یہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو کچھ کہتے ہیں، نہ یہ ایران کو کچھ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا خاص ان کا مسئلہ؟ فخر افغان سائیکی، افغان سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا. رائٹ. پشتون اور افغان میں فرق ہے. سر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہے. اوکے. لوگ کہتے ہیں میں بنی افغان ہوں، میں بنی افغان نہیں ہوں، میں پشتون ہوں. یا میں خود کو یہ نیا نام میں نے نہیں دیا. میں صدیوں سے پشتون تھا، بعد میں افغان بنا. رائٹ. پہلے تو میں پشتون تھا نا. ایبسلیوٹلی رائٹ سر، آئی ایگری. افغان کے بارے میں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. میں تھوڑا سا چونکہ میری بڑی اچھی افیلیشن رہی ہے ان کے اوپر، ان کے وہ میں، لیکن پرابلم ہے. افغان کو ایرانین سوری ٹو سے اینیملز کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. میں نے اسلام قلعے کے بارڈر کے اوپر ان کو ٹریٹ ہوتے دیکھا ہے. اوکے. ہیومن سائیکی ہے، وہ رسپونڈ کرتی ہے پنشمنٹس کو، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ فائنینشیل ہو. اسلام کے ریلیجن میں بھی سزا اور جزا اسی لیے کہا گیا. یہی افغان باقی ملکوں میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یہ وہی پاکستانی بھی باقی ملکوں میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. پاکستان میں آ کر پاکستانی بھی الٹا ہو جاتا ہے اور افغانی بھی الٹا ہو جاتا ہے. شاید یہاں کے نمک کا فرق ہے. سر پانی کا مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان ہم اس کو نمک کہتے ہیں، آپ اس کو پانی کہہ رہے ہو. یہاں پر آ کر سب کو، اس لیے کہ دیکھیں اس کی وجہ، جب آپ قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے، معاشرے کی رولز ریگولیشنز کو نہیں دیکھتے. اصل میں افغانی بغیر ویزے کے پاکستان آتا ہے نا. جی بالکل. یہ بغیر ویزے کے ان باقی ملکوں میں جا کے دیکھے ذرا. ایگری. بالکل. دیکھو مفت کا کھانا آدمی آدھا پھینک دیتا ہے، اور جو کھانا بہت سارے پیسوں سے لیا ہوتا ہے اسے کہتا ہے پیک کر دو یار، میں گھر لے کے جاؤں گا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. بس یہ باٹم لائن. یہ فرق نہیں، بالکل آپ نے بڑے آسان الفاظ میں واقعی سمجھایا. تو آپ سمپل ہے یار، بڑا سادی سی بات ہے. یہاں پر ان سے نہ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ ہمارے ٹیکس کیوں نہیں دے رہے. آپ یہاں پراپرٹی لے رہے ہیں، آپ نے یہاں شناختی کارڈ لیے، آپ نے یہاں شادیاں کی، بچے پیدا کیے، تعلیم حاصل کی، صحت کی فیسلٹیز لی، گھر لے لیے، فیکٹریاں بنا رہے ہیں. آپ ٹیکس سرکل میں کب آئیں گے؟ اور ٹیکس سرکل میں لانا پڑتا ہے، آئیں گے نہیں، لانا پڑتا ہے. بالکل ٹیکس سرکل بے ایمان ہے. ہمارا سوشل انفراسٹرکچر، ہم بڑے اچھے، ہم دیکھو آپ اور میں گلے ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس فخر میرا بہت اچھا دوست ہے. یس بالکل صحیح کہہ رہے. ہم بڑے ملنسار، بڑے محبت کرنے والے، بالکل بڑے خیال رکھنے والے لوگ ہیں. یس. پٹھان خاص طور پر بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے دروازے کھلے چھوڑ دیتا ہے کہ آ جاؤ. بالکل. لیکن باٹم لائن اسی جگہ پہ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جب واپس جاتے ہیں، میرے سامنے میرے فیس کے اوپر ہم نے بہت بار دیکھا، اور ہم نے بہت بار ان کو کہا بھی. میں نے کہا اصل میں آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دی گئی تھی، آپ کو ہم ایرانین کی طرح ہینڈل کرتے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ ان کو ایز اے اسٹیٹ ہینڈل کریں. پاکستان از ناٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور پاکستانی آپ جاتے ہو نا، آپ بغیر ویزے کے گئے تھے کابل؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. افغانستان کے بھی بغیر ویزے نہیں گئے، جتنی دفعہ گئے ویزا لگا کے گئے. اور کتنے افغان ہیں یہاں پر جو بغیر ویزے کے پھر رہے ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مالے مفت دل بے رحم، پرایا مال کے اوپر دل نہیں دکھتا، اور
مفت کی روٹی پھینک بھی دی جاتی ہے, پیسے سے لی قدر گئی نہیں ہوتی چیز کی اس کی. قدر ہوتی ہے. تو جو نہیں چیز بالکل آپ کو صحیح. مشکل سے ملتی ہے نا, محنت سے ملتی ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. جو بالکل چیز ٹھیک ہے. آپ کو پلیٹ بالکل میں دے دی جاتی ہے, بطور چیریٹی دے دی جاتی ہے, بطور ہیلپ دے دی جاتی ہے, فری ایگزیکٹلی. آف کاسٹ, اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. یس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹ بالکل صحیح. اور انفارچونیٹ میرے خیال میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی بالکل کلیئر میسج جو ہے وہ کابل کو, اور یقین کابل کو بھی ہمیں اسی طریقے سے رسپیکٹ دینا چاہیے جس طرح ہم تہران کو دیتے ہیں یا بیجنگ کو دیتے ہیں یا باقی نیبرنگ کنٹریز کو, ہندوستان کو بھی دیتے ہیں. مطلب ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, ہمارے مسئلے مسائل بہت ہیں, شاید چلتے رہیں گے آگے بھی, لیکن ایک بیچ میں سے ایک طریقہ کار موجود ہے ملنے جلنے اور ہر چیز کا. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے. اور یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ افغانستان کے ہیں, اگر ہم آئیں گے آپ ہمیں بغیر ویزے کے بغیر ڈاکومنٹس کے بالکل نہ آنے دیں, اور اگر آپ بھی آئیں گے تو آپ بھی بغیر ڈاکومنٹس کے, پراپر جو ڈاکومنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. یہی آج کا پروگرام تھا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.